तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन 1 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका कंप्यूटर। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लग जाएगा और कंप्यूटर में आपको विश्वास हो जाएगा कि आप 10 में से 10 नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक्सेल से फॉर्मूला के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है एकदम ईजी तरीके से। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो वह है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन है, और कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन, यानी पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए, पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ काम में लेते हैं। फिर कंट्रोल एन का क्या काम है? तो एन का मतलब है न्यू। कंट्रोल एन का है न्यू। न्यू का मतलब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का काम प्रयोग किया जाता है? तो वह है कंट्रोल एन। फिर है एन के बाद में पी। जो काम की शॉर्टकट कुंजी है वो बताऊंगा आपको। कंट्रोल पी। पी का मतलब होता है प्रिंट। पी का मतलब होता है प्रिंट, यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी काम में लेते हैं। फिर है, बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे, और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे, और इसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही क्यों कंट्रोल क्यू। क्यू का मतलब होता है इंडेंट को समाप्त करने के लिए। इंडेंट को समाप्त करने के लिए, इंडेंट को समाप्त करने के लिए कंट्रोल क्यू काम में लेते हैं। तो अपने पास पी क्यू यहाँ तक तो हो गई है। फिर है आर। कंट्रोल प्लस आर किस काम में आती है? तो ये आती है टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर काम में लेते हैं। फिर एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव, यानी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस काम में ली जाती है। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे जो पूछा जा सकता है कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। एल्ट कंट्रोल प्लस सी। तो ये ध्यान रखना। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए, यानी ये आता है ना जैसे कॉपीराइट बना हुआ आता है, सी को अंडर लो करा हुआ, ये कॉपीराइट सिंबल होता है। ये बनाने के लिए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी कुंजी काम में ली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर। ये क्रोम ब्राउजर के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं सारी क्रोम ब्राउजर की जो काम की शॉर्टकट कुंजी है ये सारी बता दूंगा कि शॉर्टकट की कैसे कैसे पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह है कंट्रोल जे। समझना ढंग से, ये क्वेश्चन है कंट्रोल जे। अब और क्या पूछी जा सकती है? तो क्रोम ब्राउजर की सारी शॉर्टकट की बताने वाला हूँ मैं जो काम की है। तो यहाँ से शुरू करना आप कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब क्या होता है? तो आप हिस्ट्री पेज है, हिस्ट्री पेज को नए टैब में खोलना। अब आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री पेज को नए टैब में खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? तो आप करोगे कंट्रोल प्लस एच। और डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए सेम जो क्वेश्चन पूछा है नई विंडो, तो नई विंडो या टैब एक ही बात होती है। अगर आपसे ऐसे पूछता कि हिस्ट्री पेज को नए विंडो में खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का? तो कंट्रोल एच। और अगर आप
डाउनलोड पेज को नए टैब में खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हो, तो होता है कंट्रोल जे। और आपसे ये पूछे कि मौजूदा पेज में सर्च करने के लिए, सर्च बार ओपन करने के लिए, ढंग से सुन लेना और आप अपने नोट्स में लिख भी लेना। यानी मौजूदा पेज में, जो प्रेजेंट पेज है, यानी मौजूदा पेज में सर्च करने के लिए, सर्च बार को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं कंट्रोल प्लस एफ। वो करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ या F3, ये दोनों कुंजियाँ काम में ले सकते हो। या तो आप ले लो कंट्रोल प्लस एफ या ले लो F3। ये अगर कंट्रोल एफ प्रेस करोगे तो मौजूदा पेज में जाके सर्च करने के लिए सर्च बार ओपन हो जाएगा। फिर है कंट्रोल पी, तो इसमें तो लगभग वो ये प्रिंट करने के लिए, तो मौजूदा पेज को प्रिंट करने के लिए वो आपको घुमा सकता है। आपसे ये से पूछ लिए कि मौजूदा पेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो हो जाती कंट्रोल प्लस पी। फिर है कंट्रोल एस, तो वो ये है कि मौजूदा पेज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस काम में ली जाती है। फिर है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि मौजूदा पेज को फिर से लोड करने के लिए, मौजूदा पेज को फिर से लोड करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो वह है कंट्रोल प्लस आर या F5। यानी कि जो मौजूदा पेज है उसको वापस रिफ्रेश करने के लिए या लोड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर प्रेस की जाती है या F5, ये दोनों कुंजी काम में ली जा सकती है, तो ये वाला ध्यान रखना। फिर और क्या पूछा जा सकता है आपसे, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नई विंडो खोलने के लिए, न्यू विंडो ओपन, यानी नई विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो नई विंडो के लिए वही है एन, कंट्रोल प्लस एन। नई विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन कुंजी काम में ली जाती है। अब आपसे पूछे जो ये न्यू इग्नोटिक को एक टैब आता है, जैसे ये वाला सिग्नल सा बना होता है, इसमें लाइन आती है, फिर एक चश्मे का सा साइन आता है, ये वाला जिसे बोला जाता है इनकॉग्निटिव टैब। जिसे बोला जाता है गुप्त मोड। गुप्त मोड में अगर आपको नई विंडो खोलनी है, देखो नई विंडो खोलने के लिए तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे, लेकिन आपको न्यू इग्नोटिक टैब में या गुप्त मोड में नई विंडो खोलनी है तो आप कैसे करोगे, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये करोगे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कि इन दोनों के बीच में जैसे आप शिफ्ट ले आओगे तो आप गुप्त मोड में आपकी नई विंडो खुल जाएगी। तो ये हो गए। फिर आगे देखते हैं। अगला है कि मौजूदा टैब को बंद करने के लिए, अगर जो टैब चल रही है उसको बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए, यानी प्रेजेंट टैब को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, तो वही कंट्रोल प्लस W, मैं सी में लिख रहा हूँ, आप कंट्रोल मानना, इसको सी मत समझना। कंट्रोल प्लस W किस में काम में लेते हैं, तो मौजूदा टैब को बंद करने के लिए। अगर अपन ये नहीं लेना चाहते तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस कर देंगे। यानी ये काम इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। अगर अपन कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे तो मौजूदा टैब बंद हो जाएगी। अगर ये अपन ये वाला काम नहीं लेके अगर अपन कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे तो भी मौजूदा टैब बंद हो जाएगी। ये तो टैब का है। अब आपसे पूछता कि मौजूदा विंडो को बंद करने के लिए, देखो टैब बंद करने के लिए तो ये हो गया, मौजूदा टैब को बंद करने के लिए तो कंट्रोल W या कंट्रोल F4। अगर सेम यही पूछता टैब की जगह विंडो दे देता कि मौजूदा विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हो, तो देखो सेम यही है, कंट्रोल प्लस W है, इसके बीच में शिफ्ट डाल देना बस, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W ये हो गया। और यहाँ कंट्रोल है तो यहाँ एल्ट डाल देना, एल्ट प्लस F4। तो मौजूदा अगर आप कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करोगे तो आपकी मौजूदा टैब बंद हो जाएगी। अगर आप एल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो मौजूदा विंडो बंद हो जाएगी। और सेम ऐसे ही अगर करेंगे तो कंट्रोल प्लस W करोगे तो मौजूदा टैब बंद हो जाएगी।
और कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर उसके बाद में W प्रेस करोगे तो मौजूदा विंडो बंद हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको गूगल क्रोम से बाहर आना है, यानी कि गूगल क्रोम से बाहर आने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग लोगे, तो Alt प्लस F फिर X, Alt प्लस F और फिर X प्रेस करनी है तो आप गूगल क्रोम से बाहर आ जाओगे। तो ऐसे करके अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है, और ये पीछे वाले जो पहली शिफ्ट थी उसमें भी पूछा था इसको कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, उसमें ये पूछा था कि कब किया था, बस बाकी क्वेश्चन सेम है सारे। तो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये भी बताया था मैंने कि टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था, ये पीछे वाले शिफ्ट में पूछा था, तो 1989 में किया था। और वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जनक किसे कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को ही कहा जाता है। और ये जो www है 3 बार W, इसे इंटरनेट का सबनेट भी कहा जाता है। इंटरनेट का सबनेट कहा जाता है किसे, www को। फिर और क्या पूछा जा सकता है इसमें, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में तो पूछा गया था कि देखो W3C, यानी कि 3 बार तो W है और फिर C है, यानी ये दिया हुआ ऐसे आएगा W3C का पूरा नाम, तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। कंसोर्शियम, सी का मतलब हो जाएगा कंसोर्शियम, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। तो ये पूछा जा सकता है W3C का पूरा नाम, तो ये सारा यही हम हो जाता है। तो इसका जनक है टिम बर्नर्स-ली और 1989 में इसकी का आविष्कार किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन बताना भाई। तो एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, ये गलत है। और फिर गलत कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ से ही पता लगाया जा सकता है कि एक टेबल में पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ये कैसे हो सकती है, देखो ये जैसे ये बना लिया अपने, जैसे ये वाला सेम बना दूं मैं को, तो ये तो हो जाती है रो, यानी इस साइड वाली तो है रो, और ये हो जाती है कॉलम। और कॉलम को स्तंभ भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, कॉलम को स्तंभ बोला जाता है, रो को बोला जाता है पंक्ति। अब बताओ, अभी तो मैंने 3 बना दिए ऐसे, लेकिन अगर मैं बीच में ऐसे डाल दूँ तो बताओ ये क्या बोला है, टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हो रही है ना। जैसे ये वाला इस साइड वाले तो 3 कॉर्नर है और मैं इसको खूब सारे बना रहा हूँ, ऐसे करके वो डाल दिया मैंने, तो ये हो गई ना ज़्यादा, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा कि हो सकती है एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो सकती है। तो क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो सकती है, तो ये भी देख लेते हैं। तो सेम यही वाली बात है, ऐसे है तो यहाँ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था। तो वो कौन सा एक्सटेंशन नेम पूछा है इसमें, तो वो होता था डॉक। अब देखो डॉक के बाद में कौन सा एक्सटेंशन आया था, तो देखो वर्जन 2007, 7 के बाद में 10, 13, 2016 और 2019 में क्या आ गया था, तो वो एक्सटेंशन था
डॉट डॉग तो था ही पहले वाला और एक्स और लग गया पीछे, तो यानी 7 से पहले का जितना वर्जन है यानी 3 तक तो क्या लगता था डॉग, और 3 के बाद जैसे 7 से लेकर 19 तक है जो वर्तमान तक है वो डॉग एक्स लग जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन तो वो 2000 और 2003 तक, 2000 और 2003 तक तो लगता था डॉट डॉट ऐसे, और उसके बाद में वही एक्स लग जाएगा, तो यानी 2010 से लेकर फिर आगे डॉट टेक्स्ट लग जाएगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हो और शिफ्ट कुंजी दबाते हो तो फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं और तो कुल कितनी सिलेक्ट हो जाएगी, तो वो कुल 15 सेल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, ये देखना भाई, ये एक क्वेश्चन तो पक्का है और दिखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बाकी इसमें स्कोर करना आसान है। तो ये बताया है सम यानी इक्वल वाला 8, फिर ये भाग का निशान है, फिर ये 4 और ये साइन मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये वाला जब भी आए तो ध्यान रखना घातांक है, तो 4 के ऊपर कौन सी घातांक है 2, यानी 4 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन 4 गुणा 4, तो कितने हो गए 16। तो अब क्या काम है अपना, तो अपने पास काम बच गया इनको भाग भूग देने का। तो कैसे देंगे, तो 8 में 16 का भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ, 8 में 16 का भाग दोगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा पता है 0.5 आएगा, तो इसलिए उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, ये मेरा बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरक्षण, क्षैतिज का मतलब होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पूछा है। तो देखो एमएस एक्सेल में 2 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल का तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है राइट, अगर आपसे वर्टिकल का अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछता तो ध्यान रखना बॉटम होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट होता है, और वर्टिकल अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉटम होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। फिर और क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो वह देखो एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट, एक तो होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, एक होता है नंबर अलाइनमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। यानी एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो तो होता है लेफ्ट प्लस बॉटम। एमएस एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है तो होता है लेफ्ट प्लस बॉटम, और नंबर अलाइनमेंट होता है वो होता है राइट प्लस बॉटम, ये ध्यान रखना, राइट प्लस बॉटम ये नंबर अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट प्लस बॉटम होता है। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताओ, इसमें आपको आंसर तो मिल गया है यानी दूसरा तो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला वाला सत्य क्यों नहीं है, तो एमएस वर्ड में 18 पॉइंट साइज को लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होती। रेखे से नहीं होती ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि 0.5 इंच के बराबर होता है वह 36 फॉन्ट साइज, और ये जस्ट पीछे वाले पेपर में भी पूछा है। तो ये तो ऐसे हो गया, लेकिन ये होता कैसे, तो ये ध्यान रखना, जब वही फॉर्मेटिंग टूल बार में अपन ने पढ़ते हैं कि 8 तो मिनिमम होती है फॉन्ट साइज और मैक्सिमम होती है 72, और कितना होता है फॉन्ट, तो 8 9 10 11 होती है, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 48 और 72, इतने साइज में होता है ये फॉन्ट। फिर आपसे पूछे जैसे ये तो मान लो 18 का पूछा है, और आपसे अगर 12 का पूछ लेता तो जब भी ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फॉन्ट साइज का इंच में पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना पूछा है जैसे 18 पूछे तो आपको 72 में देना है, क्योंकि मैक्सिमम फॉन्ट साइज है
वो 72 है, तो इसको 18 में भाग देना है 72 का, तो उस हिसाब से आ जाएगा। फिर आपसे पूछे अगर 14 का पूछता तो वही आप इसमें ऐसे देके निकाल लेते। 36 का पूछे तो वही इस हिसाब से हो जाएगा। तो जैसे अपन निकाल रहे हैं तो 18 का अपन को निकालना है, यहाँ पर 18 का पूछा है तो 18 में 72 का भाग देंगे तो अपने पास हो जाएगा 0.25। 0.25 यहाँ क्या दिया हुआ है 0.5, तो ये नहीं होगा, तो 18 का हो जाएगा ये। तो अब आगे से ध्यान रखना, भविष्य में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है मैं वापस बता देता हूँ। अगर आपको 20 पूछे तो वही 72 देना है, 18 पूछे तो 72 का देना है, 36 का पूछे तो 72 का देना है, 10 का पूछे 72 का देना है, और 8 का पूछे 72, यानी फिक्स नीचे संख्या है 72। ये अगर ये वाला क्वेश्चन पूछे ना कैसे भी तो आपको ये वाला देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।